नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश हेल्थ टाइम्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसके त्रिपाठी, रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर ने एमबीबीएस एमडी किया है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से और एमडी कार्डियो है कानपुर से। सर रीवा में सेवाएं दे रहे हैं। सर सबसे पहले इस समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, कोरोना कोविड-19, इसका सर मैं चाहता हूं एक बार ब्रीफ कर दें। किस तरह से देखते हैं एज अ डॉक्टर, क्या पूरी डिजीज है, उसको एक बार ब्रीफ करें। बिल्कुल अमित, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहता हूँ। तो कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले आपको ब्रीफ करेंगे। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस हमारे आसपास कई वर्षों से है। जो अभी जो वायरस फैला हुआ है एक नोवेल वायरस है। नोवेल वायरस कहने का मतलब है कि उसमें एक डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल है जो उसको और ज़्यादा इन्फेक्टिव बनाता है। उसके कारण उसकी डेथ रेट यानी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक नया वायरस कह सकते हैं, पुराने वायरस का एक नया फॉर्म है। तो इस कोरोना वायरस को अगर कैटेगराइज किया जाए तो 7 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज इसकी हैं। ओके। तो पहले भी कोरोना वायरस से इस तरह के विश्वव्यापी पैंडेमिक हो चुके हैं। पहले इसे मर्स हो चुका है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स हो चुका है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आप सुना भी होगा आप लोगों ने सार्स के बारे में। तो पहले भी कोरोना वायरस से ये पैंडेमिक हो चुके हैं, लेकिन अभी एक तरह से बिल्कुल ये नोवेल कैटेगरी का वायरस है जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। पुराने जो पैंडेमिक्स हैं उनसे ज़्यादा ही तेज़ी से और ज़्यादा ही लेवल पे ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड हो चुका है। सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़ के आई थिंक सारे महाद्वीपों में ये वायरस फैल चुका है। ये वायरस बीटा कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस है। इस वायरस के 103 स्ट्रेन है, 103 स्ट्रेन है जी। इसका जो नाम जो WHO ने दिया है वो SARS-CoV-2 है, सार्स कोरोना वायरस 2। और जो डिसीज का नाम दिया है दैट इज कोविड-19। ओके। कई बार हम लोग मिक्स कर जाते हैं, वायरस को कोविड-19 बोल देते हैं इस टाइप से। तो डिसीज का नाम कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिसीज 19। तो ये बात हुई कोरोना वायरस की। अब ये कोरोना वायरस अगर किसी को होता है, सबसे पहले तो कोरोना वायरस होता है कैसे है? ये होता है क्लोज कांटेक्ट से। अगर कोई इन्फेक्टिव पर्सन आपके कांटेक्ट में आता है 2 फीट के अंदर, 2 मीटर के अंदर आता है, यानी 6 फीट के अंदर आता है आपके कांटेक्ट में, तो अगर वो सामने वाला पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, तो उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके आंख, नाक, मुंह में जा सकते हैं और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। एक तो हुई ये क्लोज कांटेक्ट। दूसरी बात, अगर कोई इन्फेक्टिव पर्सन ने जैसे किसी चीज़ को छुआ, किसी वस्तु को छुआ, जैसे हैंडल है, लिफ्ट है, बटन है, फाइल है, नोट है, इसको टच किया और उसके बाद आपने भी वो उन चीज़ों को टच किया और टच करने के बाद अपने फेस को टच किया, क्योंकि हमारी आदत होती है अक्सर फेस को टच करना। हाँ। तो उन चीज़ों को छूने के बाद आपने फेस को टच कर दिया, तो इससे आप वायरस जो है वो आपके शरीर में जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आया है और आपको दूसरी चीज़ों से भी वायरस का इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अगर आप बाहर जाके किसी भी चीज़ को टच करते हैं, जैसे लिफ्ट की बटन ही टच की, तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर नहीं है आपके पास तो जब भी मौका मिले तो सिंपल सोप आपके पास है, वाटर है, उसे एटलीस्ट 20 सेकेंड तक आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें। ओके। तो ये हो गया इसका कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। इन्फेक्शन स्प्रेड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि तुरंत अगर इन्फेक्शन शरीर के अंदर आया तो तुरंत उसको सिम्टम्स नहीं आते हैं। करीब 5 to 10 डेज लगते हैं वायरस को ग्रो करने में और सिम्टम लाने में। ओके। तो सिम्टम्स जो आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो है फीवर, ड्राई कफ, जनरली ड्राई कफ होता है, इसमें सूखी खांसी आती है, और ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ। ये 3 ट्रायड हैं, फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रेथलेसनेस। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, दस्त लग सकते हैं आपको, और कुछ और सिम्टम्स हैं जो बहुत सारे पेशेंट्स में देखे गए हैं, वो है टेस्ट और स्मेल। जो आपका टेस्ट और स्मेल है उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, चेंजेस, मतलब उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए सिम्टम्स। अब हम बताएंगे कि इनकी सीवियरिटी के कैसे ग्रेडिंग है। ठीक है। करीब 80% लोगों में जो है वो सिम्टम्स या तो बहुत कम मिलेंगे या तो ना के बराबर मिलेंगे।
करीब 10 to 15% लोगों में थोड़ा मॉडरेटली सीवियर, थोड़ा सा ज़्यादा सिम्टम लेंगे, बार बार खांसी आना, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो जाना, और 5% ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर की नीड पड़ जाती है, और उनमें से कुछ लोग सकम कर जाते हैं, यानी उनको उनकी मृत्यु होने का खतरा रहता है। ठीक है। तो डेथ रेट इसमें देखी गई है कि करीब 4 to 5% डेथ रेट है, यानी 100 कोरोना के मरीज हैं तो करीब 4 से 5 जो है उन लोगों की डेथ हो जाएगी। लेकिन ये भी वेरी करती है जो पेशेंट है उसकी एज पे। अगर ज्यादा एज है, ओल्ड एज है, उनको पहले से कोई डिसीज है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज, लीवर की डिजीज, किडनी की डिजीज, कैंसर है, लो इम्यूनिटी है, इन सब चीजों के कारण उसकी जो डेथ रेट है वो 8 to 10% तक बढ़ जाती है। ठीक है। इसलिए ये सारी बीमारियों से ग्रस्त जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस से और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और हमें अपने घर में ऐसे लोग जो इन डिसीज कैटेगरी में आते हैं उनको बचा के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही। अब बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें हार्ट में क्या इफेक्ट आता है, लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये वायरस डायरेक्टली हार्ट की मसल को डैमेज कर सकता है। हार्ट की मसल अगर डैमेज होगी तो चूंकि हार्ट पंप करता है, अब मसल डैमेज होगी तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो उसका बीपी सडनली प्लमेट करता है और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। ओके। दूसरी बात क्या होता है, कई बार वायरस कुछ पेशेंट में वायरस के कारण जो अपने बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत ज्यादा तेजी से एक्ट करता है, जितना एक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से एक्ट करता है, तो हमारे बॉडी का डिफेंस ही हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऑटो इम्यून फेनोमेना भी बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस डिफेंस मैकेनिज्म के कारण आपके हार्ट डैमेज होना चालू होता है और हार्ट में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट की सडनली आपके धड़कन में डिस्टर्बेंस होना, जिसे एरिथमिया बोलते हैं। बस सर, स्टेप बाय स्टेप अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या गले में खराश, जुकाम ये कोरोना के लक्षण है, क्योंकि जनरली सर्दी, जुकाम, खराश ये तो पहले भी चीजें हुआ करती थी, तो ये एक डर लोगों के मन में है। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि गले में खराश, जुकाम, सर्दी, क्या ये सीधे सीधे लक्षण हो जाते हैं कोरोना के? देखिए, पहले ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके मेन लक्षण है तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ। लेकिन नॉर्मल फ्लू के लक्षण भी कोरोना वायरस के लक्षणों जैसे हो सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना है कि आपका किसी कोरोना वायरस के मरीज से आपका कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे ट्रैवल करने गए हो जहां कोरोना वायरस ऑलरेडी स्प्रेड कर रहा है या ऑलरेडी स्प्रेड है, वहां पे बहुत ज्यादा रैम्पेंटली स्प्रेड है, तो वहां से अगर आए हैं तो फिर आपको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। वैसे नॉर्मल फ्लू है, आपका नाक बह रही है, रनिंग नोज है, हल्का सा गले में खराश है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोरोना वायरस के लक्षण है। आपको केयरफुल रहना है। अगर आपके सिम्टम्स जो हैं आगे और ज़्यादा बढ़ते हैं, आपको ब्रेथलेसनेस होती है मेनली, तो फिर आपको केयर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्पलाइंस दे रखी हैं, उनमें आप बात करके आप अपने सिम्टम्स बताएंगे। अगर उनको लगता है कि कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है आपके गले का स्वाब लें और टेस्टिंग करें। ठीक है सर, एक चीज़ और ये देखा गया सोशल मीडिया में लगातार इस बात की भी चर्चा रही और ये भी बताया गया, कहा गया, अब ये भ्रम है कि क्या चीजें हैं कि एक टाइम फ्रेम तक अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है तो वायरस आएगा, सरवाइव करेगा, निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या ऐसी कोई चीज है कि कोरोना हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, बॉडी अगर बहुत पावरफुल है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो वो थोड़े टाइम सरवाइव करने के बाद निकल जाएगा? बिल्कुल अमित, एक्चुअली में क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में सीजन बदलने में या गर्मी से ठंड आने में क्या होता है कि कुछ लोगों को जुकाम होता है घर में ही और कुछ लोगों को जुकाम नहीं होता है, आपने ध्यान दिया होगा जी। और वो लोग छींकते रहते हैं, फिर भी कुछ लोग उससे बचे रहते हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी यानी हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काफी स्ट्रांग होता है, तो उसके कारण जो वायरस है वो वायरस या तो हमें इन्फेक्ट ही नहीं कर पाता, अगर वो मान लीजिए इन्फेक्ट कर भी दिया तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको जो है कंट्रोल कर लेता है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में ये माना जाए कि वायरस अगर आया, आप हैं मजबूत है आपका इम्यून सिस्टम, तो थोड़े टाइम बाद ठीक भी हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है वायरस से लड़ने के। सर, एक सवाल स्टार्टिंग से, जब से कोरोना इंडिया में आया,
मास्क पहनना बेहद जरूरी है, तमाम लोगों को देखा गया घर पे मास्क बनाते हुए, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। हम ये समझना चाहते हैं कि कौन सी कैटेगरी का कौन सा मास्क किस इंसान के लिए बेहद जरूरी है। तो आज चूंकि सर हमारे साथ हैं और सर ने बाकायदे डेमो के लिए कि आपको समझाने के लिए कि कौन सा मास्क किसके लिए बेहद जरूरी है और किस तरह उसका उपयोग करना है। तो सर सबसे पहले फेस शील्ड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन मास्क, ये आप देख सकते हैं फेस शील्ड है। ये बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर या हमारे जो डॉक्टर हैं या सिस्टर हैं जो सिक पेशेंट्स, कोरोना के जो सिक पेशेंट्स हैं, सिक पेशेंट वार्ड में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़े। इंट्यूबेट मतलब होता है कि आपको वेंटिलेटर में जब पेशेंट को लेते हैं तो एक ट्यूब डालनी पड़ती है। उस समय एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली आपके आँख, नाक और मुंह में ना जाएं, उसके प्रोटेक्शन के लिए फेस शील्ड होता है। तो ये सब हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जनरल पब्लिक के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो। सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें सही होती हैं और बहुत सारी बातें गलत भी होती हैं, इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़ें। फेस शील्ड आपके लिए नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए है। सेकंड इज N95 मास्क। N95 मास्क भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए, बेसिकली डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए है जो कोरोना पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। N95 का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सुना तो होगा आप लोगों ने N95, बट आई डोंट थिंक दैट कि सब लोगों को पता होगा कि N95 होता क्या है। N95 का मतलब होता है कि जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, उनमें से 95% स्मॉल ड्रॉपलेट्स को ये जो है अंदर आने से ये रोक पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसी तरह से अगर हम सर्जिकल मास्क की बात करें तो ये करीब 90 to 92% ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स को प्रिवेंट कर पाता है। ये मास्क भी, जो सर्जिकल मास्क है या मेडिकल मास्क भी बोलते हैं, ये भी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं जो कि नॉर्मल ओपीडी में वर्क कर रहे हैं। ये भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। जनरल पब्लिक जो है वो कपड़ों से बने मास्क को यूज़ करके भी खुद को ड्रॉपलेट से के एक्सपोजर से बच सकते हैं। उसको आप बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। नॉर्मल डिटर्जेंट जो है वो कोरोना के डिस्ट्रॉय कर देता है, तो आप उसको बार बार धो के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अगर आप इन रिसोर्सेज को जनरल पब्लिक यूज़ करना स्टार्ट कर देगी तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स जो कोरोना पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और उनको सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत है, उनके लिए ये चीजें कहीं ना कहीं कम पड़ेंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारी रिसर्च भी सामने आ चुके हैं। किन वस्तुओं में कितने समय तक स्टैंड करता है कोरोना, कितनी देर तक वो वहां पर स्टेबल रहता है? जैसे स्टील हो गया, वुड हो गया, तो किसमें ज्यादा देर तक? देखिए, सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये कोरोना पाया गया है स्टील में और ग्लासेस में। स्टील और ग्लास में 5 डेज तक ये सरवाइव कर सकता है। वुड में भी शायद सर ऐसा ही? वुड एंड ग्लास में 5 डेज तक ये सरवाइव करता है। इसका मतलब है कि विद इन 5 डेज अगर आपने सावधानी नहीं बरती, हो सकता है कोरोना वायरस वहाँ हो तो आप उनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। किसी वुडन मटेरियल या ग्लास को टच करते हैं तो आप तुरंत अपने आप को डिसइंफेक्ट कर लें। सेकंड इज स्टील में ये 3 डेज तक रहता है, कार्डबोर्ड में 1 डेज तक रहता है, नॉर्मल एयर में 1.5 से 2 घंटे तक रहता है। पेपर्स जो नॉर्मल न्यूज़पेपर्स आते हैं उनमें ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहता, 6 to 8 आवर्स तक रहता है। तो इसलिए अगर आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं या कोई डिलीवरी बॉय जो है वो कार्डबोर्ड का मटेरियल लाके आपको देता है तो आप उसको रिसीव करिए, हाथ को डिसइंफेक्ट करिए और उसको एक कोने में ले जाके रख दीजिए। उसको आप दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय हो चुका हो। ठीक है सर, नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस होता है, ये शुरू से जब इंडिया में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तब से ये चीजें डिस्कशन में है और बहुत बड़े मार्केट को भी प्रभावित किया। लोगों में एक डर का माहौल निर्मित हुआ क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन नॉनवेज खाता है। तो इसको लेकर क्या आपका मत है? एक्चुअली में इसके पीछे की स्टोरी ये है कि चाइना की जो वुहान सिटी है वहाँ एक वेट मार्केट है जहाँ पे लाइव एनिमल सेल किए जाते हैं। तो सबसे पहला पेशेंट वहीं पे मिला था और वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो इंडिया से जाने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर हम घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ से इन्फेक्ट होके हम इंडिया में आए, चाइना से डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड हुए। तो
चूंकि एनिमल से कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग से कनेक्शन बताया जा रहा है, तो जनरल पब्लिक क्या करती है कि अपने दिमाग में ओरिजिन पॉइंट पे चली जाती है कि कहाँ से शुरू, उस चीजों को सोचने लगती है। तो उन्हें लगता है कि हम कोई भी जानवर अगर खाएंगे तो हमें वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, ये स्टडीज में देखा गया है, सोशल मीडिया में भी स्प्रेड हो रहा है कि जो चमगादड़ है या बैट हैं, उससे भी कोरोना वायरस जो है ह्यूमन में स्प्रेड हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक एनिमल, वो भी कहीं ना कहीं एक लिविंग बीइंग है। तो लोगों को इस कारण ये भ्रांति हो गई है कि जानवरों से या इनसे जो है कोरोना वायरस जो है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रिसर्च में ऐसी कोई चीज बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही स्प्रेड करेगा, या ह्यूमन से जो सलाइवा निकला है और उसके थ्रू अगर कांटेक्ट हुआ, जिसको हम फोमाइट्स भी बोलते हैं, कोई भी चीज फोमाइट्स हो सकती है जिसमें इन्फेक्शन है, सिर्फ इन्हीं चीजों से इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। ठीक है सर, हाइड्रोक्लोरोक्विन एडवांस में लेना लोग शुरू कर दिए। बिल्कुल, बाहर हम सप्लाई कर रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, तमाम देशों को दे रहे हैं। कितना करीब हैं किसी भी ड्रग के, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनको लिया जा सकता है? हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर तमाम वहम भी हैं कि उसको ऐसे नहीं लिया जा सकता कि आप सिर्फ कि उससे बचने के लिए ले रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अभी एक रिसर्च का विषय है, पूरी तरह से इफेक्टिव ड्रग नहीं है। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको देखा गया है कि अराउंड 40% कोरोना वायरस मरीजों में इफेक्टिव पाई गए, लेकिन इसको इनडिस्क्रिमिनेटली या अंधाधुंध हम यूज़ करना चालू कर दें, सब लोग इसको यूज़ कर दें, तो ऐसा नहीं है, वो सही नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के बाद सडन कार्डियक डेथ के चांसेस देखने को मिले हैं। इसलिए अभी भी ये एक जो है रिसर्च का विषय है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा दूसरी जो ड्रग्स हैं, वो आपने सुना होगा रेमडेसिविर, एंटीवायरल ड्रग है जो इबोला के लिए इजाद की गई थी, उस पर भी रिसर्च चल रहा है, वो भी कुछ हद तक इफेक्टिव पाई गई है। उसके अलावा HIV की ड्रग रिटोनाविर एंड लोपिनाविर, ये ड्रग भी कुछ हद तक इफेक्टिव पाई गई हैं, लेकिन 100% इफेक्टिव ये भी नहीं है। एक ड्रग है टोसिलीजुमैब, वो जो है रूमेटिक आर्थराइटिस में यूज होता है, उसकी भी इफेक्टिविटी पे रिसर्च चल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि BCG वैक्सीन जिन जिन लोगों में लगा हुआ है वो जो है इससे इम्यून है, इस वायरस से इम्यून है। तो थोड़े बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं, या पॉजिटिव इसमें से न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सब कुछ कुल मिलाकर रिसर्च का ही विषय है, जब तक किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाए तब तक इस तरह करना सही नहीं होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा अमित, अभी कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, जैसे आयुर्वेद वाले कई बार क्लेम कर रहे हैं कि हमने दवा ढूंढ ली है, होम्योपैथिक क्लेम कर रहा है, होम्योपैथी क्लेम कर रहे हैं कि हमने दवा ऐसे ढूंढ ली है कि इस कोरोना वायरस से पूर्ण इजाद मिल जाएगा। तो आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को लीजिए, जो आयुष मंत्रालय ने साफ साफ निगेट किया है कि कोई भी ऐसी आयुर्वेदिक दवा नहीं है जो 100% फुल प्रूफ है। हाँ, आयुष मंत्रालय ने सिर्फ कुछ गाइडलाइन दी है, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स, वो काढ़ा और जो तमाम चीजें, तो वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 1 मिनट। उन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं और कुछ जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में उन्होंने बोला है कि दिन भर हो सके तो आप जो है गुनगुना पानी पीजिए, होल डे। ठीक है। दूसरी बात, योगासना और व्यायाम करें एवरी डे 30 मिनट तक। तीसरी बात, जो आप सब्जियों में मसाले यूज करते हैं तो उसमें से जीरा, लहसुन, धनिया, अदरक, इसका इस्तेमाल आप ज्यादा करें। इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स की बात करें तो आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल 10 ग्राम, जो आयुष मंत्रालय ने बताया, आप 10 ग्राम च्यवनप्राश का यूज करें। ठीक है। इसके अलावा आप जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे विटामिन C कंटेनिंग जो फ्रूट्स हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, जो खट्टे फल हैं, उनका इस्तेमाल करें। ठीक है। हर्बल टी की बात उन्होंने की है। हर्बल टी में जो है उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो हैं तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च। ठीक है। ये सब चीजों का इस्तेमाल करके अगर हर्बल टी बनाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफी हद तक इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आपको फिर भी गले में खराश होती है तो आप स्टीम इनहेलेशन लें। स्टीम बनाने के लिए आप पुदीना और अजवाइन डाल सकते हैं। और दूसरी बात, आप जो है गार्गल कर सकते हैं हल्दी और नमक का। ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे आयुष मंत्रालय ने ऑलरेडी बता रखी हैं, लेकिन 100% ट्रीटमेंट नहीं है। ये सब बचाव के तरीके हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स हैं, इसलिए झांसे में ना आए।
ये मत सोचें कि इसका इन चीज़ों से ट्रीटमेंट है। बहुत लोग बरगला रहे हैं, बहुत लोग आपको हो सकता है झांसे में लें कि इससे ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं। अब सर हम लोग कार्डियो की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना के इस दौर में हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके कितने चांसेस बढ़ जाते हैं? सबसे बड़ी बात है टेंशन, लोग तनाव लेते हैं इसलिए पेशेंट बढ़ भी रहे हैं। इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एंजाइटी और टेंशन का सीधा सीधा रिलेशन है कार्डियक डिसीजेस से। जितना ज़्यादा एंजाइटी होगी, जितना ज़्यादा टेंशन में होगे, हार्ट में लोड उतना ही ज़्यादा बढ़ता है और हार्ट के डिसीजेस जो हैं वो उतने ही ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसमें से इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। तो ऑलरेडी अगर पेशेंट को पहले से डिसीजेज हैं तो अग्रवेट होंगी और नई डिसीज हार्ट की भी डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी बात, लॉकडाउन पीरियड में लोग एंग्जियस हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स जो है वो परस्यू नहीं कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए जो है वो निगेटिव, हार्ट हेल्थ में निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो वो सब चीज़ें भी जो हैं हार्ट डिसीजेस के लिए जो है पेशेंट को और ज़्यादा प्रोन बना देती हैं। ठीक है सर, एक बड़ा सवाल है, जो हार्ट पेशेंट हैं, बीपी की जिन्हें शिकायत है, पहले हार्ट अटैक हो चुका है, एक आध स्टेज वो हो चुके हैं, सबसे बड़ा सवाल उनका डॉक्टर से ये है कि क्या खाएं इस समय। बहुत सारा कंफ्यूजन है, सोशल मीडिया में एक अलग हॉस्पिटल चल रहा है, ये खाइए, ऐसा करिए। कई बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तमाम डॉक्टर्स की ड्यूटी और उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि जो हार्ट पेशेंट है, बीपी की जिनको शिकायत है, वो क्या चीजें लें, खाएं क्या? हरी सब्जियों की बात होती है तो एक सोशल मीडिया में जो भ्रम चला कि हरी सब्जियां खाएं, सिर्फ हरी सब्जियां खाएं, अवेलेबल कितना हो पा रहा वो भी देखना जरूरी है। तो उनके लिए एक डाइट चार्ट क्या हो सकता है बेस्ट? बिल्कुल अमित, डाइट एंड एक्सरसाइज जो पहले से ही बताई गई हैं, जो कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो पुरानी डाइट्स हैं। कुछ नया ऐसा कोरोना वायरस के कारण कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, यानी ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स हैं, वो कम नमक का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं वो कम से कम लें, घी वसा इसका इस्तेमाल कम से कम करें, अपने आप को हाइड्रेट करें, एक्सरसाइज एवरीडे करें एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक। तो ये सब पहले से ही गाइडलाइंस में बताई जा चुकी हैं। इसी तरह से हार्ट फेल्योर वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी नमक का इस्तेमाल कम करें, उनके लिए पानी थोड़ा सा 1.5 लीटर या उससे कम ही इस्तेमाल करें। तो ये सारी बातें जो हैं पहले से ही हार्ट वाले पेशेंट्स को बता दी जाती हैं। बस यही है कि वो और ज़्यादा केयरफुल रहें, जो उनको डॉक्टर्स ने जो लाइफस्टाइल और डाइट में जो चीज़ें पहले से ऑलरेडी बता रखी हैं उसका अच्छे से जो है पूर्णतया उसका पालन करें। ठीक है सर, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो कार्डियो से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या सजेशन है? गर्मी में किस तरह के फल लें, कैसे आगे बढ़ें? क्योंकि घर पे भी हैं या वर्किंग में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा ये है कि टेम्परेचर बहुत तेजी से अब बढ़ रहा है, तो उनको कैसी नसीहत होगी कि क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। अपने बॉडी में जो है बॉडी का हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो दिन भर में करीब 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। पानी इतना लें कि आपकी जो पेशाब है उसका कलर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर येलोइश होता है इसका मतलब आप पानी कम ले रहे हैं। तो पानी का इस्तेमाल अच्छे से करें। बाकी उसके अलावा जो है गर्मी के कारण कोई अलग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। आप सीजनल फ्रूट्स लें, वाटरमेलन वगैरह ज़्यादा लें जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे आप पूरी तरह से हाइड्रेट हो सके। बाकी फूड्स क्या लेना है वो आपको पहले से ही बता दिए हैं। हरी सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी, जिन्होंने तमाम चीजों पर बड़ी बारीकी से अपनी बात रखी। कोरोना को लेकर मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। इवन मास्क से लेकर सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या भ्रम है, और कार्डियो से रिलेटेड जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। समय समय पर हम सर के साथ सेशन प्लान करते रहेंगे, आप तक हार्ट से संबंधित उन तमाम बीमारियों की जानकारी, सावधानियां, बचाव कैसे किया जाए, उन सब चीजों को लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।